14 अगस्त को जब पाकिस्तान मार्च वजूद में आया तो उस वक्त पूरे मुल्क में खून की होली खेली जाने लगी। ये दो ग्रुप थे, एक हिंदुओं का था जिसको अकाली दल कहते हैं, ये संदूर का मामला ना, उस वक्त उनकी वो वर्दी जर्द रंग की संदूरी रंग की थी, और दूसरा ग्रुप था निहंग। निहंग ये थे वो सिखों का ग्रुप था। ये दोनों ग्रुप मिलकर हर गाँव को चार फेरे घेर लेते और मुसलमानों को कत्लेआम करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाल्स पॉइंट के साथ आपका मेज़बान मलिक हफीज़ में इतला। नाज़रीन, अगस्त का महीना पाकिस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल है। 14 अगस्त 1947 को ये धरती हमें हासिल हुई और ये हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा कि आज इसमें हम आज़ादी से सांसें ले रहे हैं और दुनिया के नक्शे में पहली इस्लामी रियासत थी जिसके कलम हक़ पर बुनियाद रखी गई। हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने बड़ी कठिन मुश्किलात से ये हिजरत की। आज इसी तरह से तरीक़ एक ऐसे गवाह से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि रिटायर्ड टीचर हाजी अब्दुल अज़ीज़, जो कि उस वक्त उनकी हिजरत के वक्त क्या में पाकिस्तान के दौरान उनकी उम्र 8 से 9 साल थी और वो तीसरी क्लास के तालिब इल्म थे और ज़िला फ़िरोज़पुर, तहसील मोंगा और जो गांव था वो सिंगा वाली था। आज उनसे हम ये जो तलख यादें हैं हिजरत के हवाले से क्या में पाकिस्तान के दौरान जो मुश्किलात पेश आईं वो इनके जो गवाह हैं उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल हैं? वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन। हिजरत के वक्त मेरी उम्र 9 साल थी और मैं तीसरी जमात में पढ़ता था। 14 अगस्त को जब पाकिस्तान मार्च वजूद में आया तो उस वक्त पूरे मुल्क में आग और खून की होली खेली जाने लगी। ये दो ग्रुप थे, एक हिंदुओं का था जिसको अकाली दल कहते हैं, और आज जो ये संदूर का मामला है ना, उस वक्त उनकी वो वर्दी जर्द रंग की संदूरी रंग की थी, और दूसरा ग्रुप था निहंग। निहंग ये थे वो ये सिखों का ग्रुप था। ये दोनों ग्रुप मिलकर हर गांव को चार फेरे घेर लेते और मुसलमानों को कत्लेआम करते। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन हमारा गांव था ना, उसके चार हिस्से थे। एक हिस्से में मुसलमान और एक में हिंदू, एक में सिख और एक में वो चूड़े वगैरह यानी क्रिश्चियन वगैरह रहते थे। इस तरह हमारे मोहल्ले में सब मुसलमान थे, एक तंग गली में जमा हो गए। और वो बनावटी मिल्क थी, उनके पास असला था। सिखों के पास कुर्बाने यानी तलवारें, बरछे, नेज़े वगैरह थे, लेकिन हमारे पास भी एक बंदूक थी जिसकी वजह से, और कुछ एक दो बम भी थे, क्योंकि हमारा एक बच्चा वो थानेदार था, इस वास्ते हमारे पास थोड़ा बहुत असला था। तो जब वो कोठों के ऊपर ऊपर आए, हमें मारने के लिए वो गोलियां चलाते रहे। वो तंग गली की वजह से हम महफूज रहे, लेकिन वहाँ भी हमारे 2-3 अफराद शहीद हो गए गोलियां लगने से। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे। जहानिया में अब भी मोहम्मद इस्माइल बकरियों वाला मशहूर है, वो फौत हो गया। उसके पास बंदूक थी, वो ऊपर चढ़ गया चबारे पर, तो उसने 2-3 जो फौजी थे ना बनावटी जाली, जो रियासत पटियाला नाभा के राजों ने वो मिलिट्री मुहैया की और उनको असला दिया था, वो जब मरे ना 2-3, वो तो पीछे हट गए, गोलियां चलाते रहे। आधी रात के वक्त जब उनका असला ख़त्म हो गया तो फिर हमारे उलमा कराम ने कहा कि हमारे नबी पाक ने भी हिजरत की है, लिहाजा हिजरत करना सुन्नत है, आप यहाँ से निकल चलो। उनका असला ख़त्म हो गया। आधी रात के वक्त वो वापस पटाड़े या नाभे जाकर असला लेने चले गए और हम वहाँ से हिजरत करके जगरामा तहसील है वो, वहाँ हम चले गए, क्यों वहाँ जगरामा की तहसील में सब मुसलमान थे। वहाँ पहुँचकर भी हम पर हमले होते रहे। बहरहाल ये तो दास्तान अलम बयान करने के काबिल नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने सिखों ने नुकसान कत्ले आम किया। तो वहाँ फिर सिद्धमा सलेम पर एक कैंप लग गया। 2 माह हम कैंप में रहे, वहाँ भी भूख में गुजारा किया, पत्ते पुत्ते खा के। तो बहरहाल फिर बलोची मिलिट्री हमारी पाकिस्तान की वहाँ पहुँची। वो दरअसल उनका ये था कि उसके साथ दरियाए ब्यास बहता था। अब जो
दरिया ब्यास पाकिस्तान में खुश्क हो गया, वो इंडिया में अब भी बह रहा है। उसके किनारे पर है जो सिद्धमा सलेमपुर, तो वहाँ उनका इरादा था कि ये कत्ल कर देंगे सारा। वहाँ को कम से कम कोई 4-5 लाख बंदा जमा था। तो मिलिट्री हमें ले आई, गंडा सिंह हायड कसूरवाड़ा जो है, वहाँ से पाकिस्तान आ गए। और ये दास्तान इल्म यूँ है कि जगह जगह पर हमने देखा कि मुसलमानों की लाशें पड़ी हैं, और वो उन्होंने जो नहरें थीं वो हमने देखा वो खून से भरी हुई बह रही हैं। तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि कई जगह पर उन्होंने मुसलमानों को जहाँ जमा हो गए ना एक कमरे में, तो उस कमरे को उन्होंने मिट्टी का तेल फेंक कर सब कुछ जला दिया। ये भी दास्तान इल्म है कि 10 लाख मुसलमान वहाँ से वहाँ शहीद हुए, और कितनी ही हमारी बहू बेटियाँ भी शहीद हुई, कुछ अगवा हो गई, वो अगवा करके ले गए। तो इस तरह हम बड़ी मुश्किल से 1947 में पाकिस्तान में पहुँचे। ये कोई नवंबर की बात है। अच्छा बाबा जी, जब आप वहाँ से आए, आपकी उम्र आपके बकौल के 9 साल की थी, तो आपकी फैमिली के कितने मेंबर थे और कितने मुसलमान आपके काफ़िले में थे? आप अकेले थे? आप वहाँ से आए, किस तरफ से बॉर्डर क्रॉस किया, पहले किस महाजर कैंप में पहुँचे आप? हाँ, ये लाहौर का जो लाहौर हाँ कसूर का जो कैंप है ना, वहाँ पहले कसूर में पहुँचे। कसूर के बाद फिर हम व्याड़ी पहुँच गए थे। व्याड़ी से फिर जानिए पहुँच गए, यहाँ कारखानों में मजदूरी करते रहे, और हम फिर पढ़ना शुरू कर दिए। रकबा आपको 106 में हाँ, अलॉट हुआ? रकबा कितना रकबा अलॉट हुआ? 106 में यहाँ वालिद साहब का आधा मुरब्बा था। लेकिन वो बस ये भी एक दास्तानी इल्म है कि महाजरों की लिमिट मुकर्रर हो गई, और एक जगह पर 7.5 एकड़ या 8 एकड़ से ज़्यादा रकबा नहीं, बाकी यूनिट बाहर। इस तरह हमें भी यहाँ 7.5 एकड़ रकबा मिला, और बकाया यूनिट जो वो चक बताड़ी में बकाया यूनिट लेकर मैंने वो पड़ गए हमें। अच्छा, आपके allot हो गए। खानदान के कितने अफराद जो हैं वो यहाँ हाँ, पहुँचे और वहाँ कितने शहीद हुए? हमारे मेरे अपने ख़ानदान के 2 शहीद हुए, एक बेटा और एक बेटी, यानी एक मेरा भाई एक बहन। और बाकी जो हमारे चक के जो अफराद काफ़ी शहीद हुए। लेकिन बहरहाल हम यूँ सफ़र करते करते भी कई रास्ते में शहीद हो गए। तो फिर इस जगरामा पहुँच हमने बहरहाल वहाँ हमें कुछ पनाह अच्छा, मिल गई। महाजर कैंपों में कोई वबा भी फूट पड़ी थी उसमें? वो इस तरह है, जब कसूर में पहुँचे ना, ये दरअसल कैंपों में हम 2 बार रहे ना, तो वहाँ दरअसल भूख ही थी, और क्या था, कुछ भी नहीं मिलता था। अगर आटा आ गया तो वो होता था जवार या चरी का, तो वो तो हमने कभी खाया नहीं था। तो इस तरह भूखे थे। तो यहाँ आकर जो खाना मिला ना, ओपन खुला गोश्त वगैरह, तो वो खाया तो हैज़े की शिकार बहुत सारा कसूर कैंप में बहुत नुकसान हुआ। लेकिन हम तो वहाँ से फ़ौरन निकल आए थे, गाड़ी पर चढ़कर व्याड़ी पहुँच गए। व्याड़ी से फिर हम जानिए पहुँच गए। अच्छा, तलीम फिर आपने यहाँ हासिल की? हाँ, तालीम यहीं हासिल की। फिर झानिया में काजी ज़हूरुल्लाह, वो हम झानिया के सर सैयद अहमद खां कहते थे उनको, बहुत मेहनती हेड मास्टर थे। बड़ी मेहनत कराई उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह हम फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गए, फिर जेबी करके टीचर लग गए। बाकी क्वालिफ़िकेशन तो इम्प्रूव प्राइवेट पढ़ते रहे, और बाकी भाई भी सारे इस तरह पढ़ गए आज की अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आप हमारा सासा हैं, तो इस हवाले से आज की नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? क्योंकि आपने हिजरत देखी है, क्या हमें पाकिस्तान बनते देखा है, कितनी मुश्किलात से कठिन से बना है। हाँ, इस हवाले से नौजवान नस्ल को कोई पैगाम? नौजवान नस्ल के लिए मेरा पैगाम ये है कि सबसे पहले तो आप इस्लामी तालीम ज़रूर हासिल करें, और उसके बाद टेक्नोलॉजी या साइंस की तालीम हासिल करें। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। आपको इल्म है कि अब साइंसी दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। कोई फ़न हासिल करें, और फ़न के ज़रिए एक तो रोज़ी कमाएंगे, और एक आप मुल्क की खिदमत भी करते रहेंगे। जश्न आज़ादी आ रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे भाई, जश्न आज़ादी हमें हाँ, किस तरह ये से ज़रूरी मनानी है। चाहिए? जश्न शादी ये दरअसल तो सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द बयान करनी चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा अल्लाह ताला ने खिता दे दी है, और इसकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे है। इसलिए मेहनत से और ईमानदारी से अपनी अपनी जो भी शोबा तुम्हारा है, उस शोबे में आप मेहनत करें, और मेहनत करें और ईमानदारी से मेहनत करें,
तो जी, इंशाल्लाह ये थे रिटायर्ड उस्ताद मास्टर अब्दुल अजीज़ हाजी अब्दुल अजीज़ साहब। आपने उनकी रुदात सुनी। ये क्या मैं पाकिस्तान हिजरत के वक्त इनके सामने आंखों के सामने के मनाज़र हैं। उस वक्त इनकी उम्र 9 साल थी, वह तीसरी क्लास के ये तालिब इल्म थे और ये अपने ख़ानदान के साथ इन्होंने हिजरत की और अपने ख़ानदान में से एक भाई और बहन को भी अपनी आंखों के सामने शहीद हुए इन्होंने देखा। और ये गंडा सिंह बॉर्डर क्रॉस करके कसूर पहुँचे। कसूर में महाजर कैंप में कई दिनों तक रहे। वहाँ पर जब हैज़े की वबा फूट गई तो फिर इनको जो है विहाड़ी जाना पड़ा। विहाड़ी कुछ अर्सा रहा। विहाड़ी के बाद फिर जहानिया के नवाई इलाका 106 दासार में इनको रकबा तकरीबन 7.5 एकड़ रकबा अलाट हुआ और इन्होंने यहाँ आकर मेहनत की, कारखानों में देगर जो है इदारों में मेहनत मजदूरी की और साथ में अपनी तलीम भी जारी रखी। और तलीम में माशाल्लाह ये उस्ताद भर्ती हो गए और उसके बाद आज अपने ख़ानदान के साथ इसी चक में जो है वो रिहाइश पजीर है। तो नादरीन, उनका एक अच्छा पैगाम कि जश्न आज़ादी 14 अगस्त बिलाशुबा मनानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का दिन है। हमारे बुज़ुर्गों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी, लेकिन इस आज़ादी के साथ मनाने के साथ साथ अपने बुज़ुर्गों का, अपने उस्तादा का भी एहतराम करें। और उनका ये भी पैगाम है कि ये पाकिस्तान हमें बड़ी मुश्किल से, कठिन हालात से हासिल हुआ, तो इसकी कदर करें। और जो नौजवान नस्ल है वो इस्लामी तालीम भी हासिल करे, टेक्नोलॉजी और आला तलीम हासिल करे और अपने मुल्क की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। आज तक इतना पल्स पॉइंट के साथ अपने मेज़बान मलिक हफीज़ मेतला को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।